सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था चाहेन और बीरू का बैटल, जिसमें बीरू चाहेन के ऊपर जानलेवा अटैक करता है, पर तभी जिन्बू वहां पर आ जाता है और बीरू का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मैंने तुम्हें रुकने को कहा था। ये सुनकर बीरू माफी मांगने लगता है। तो पिछले एपिसोड में हमने यहीं तक देखा था। अब बात करते हैं आगे की स्टोरी की। उसके बाद जिन्बू चाहेन को लेक्चर देने लगता है कि तुम इतना कुछ क्यों कर रही हो, हमारे ही गिल्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहती हो, हम लोग तो तुम्हें कुछ खास ऑफर भी नहीं कर रहे हैं, फिर तुम अपनी जान को क्यों दाव पे लगा रही हो। चाहेन चुपचाप ये सब सुन रही थी। आगे जिन्बू बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे पसंद करती हो। ये सुनते ही चाहेन शॉक हो जाती है और बोलती है हाँ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर इंटरेस्टेड हूँ। उसके बाद सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं चाहेन को, जो अपने बेड में लेटी होती है और सोच रही थी यार मैंने क्या सच्ची में उसे बोल दिया कि मैं उसे पसंद करती हूँ, वो तो मुझे क्रेजी समझ रहा होगा। आगे चाहेन ब्लश करने लगती है और जिन्बू के बारे में सोचने लगती है। फिर तभी उसे याद आता है मीन बिंगू के बारे में। जब चाहेन मरने वाली थी तब मीन बिंगू ने उसे बचाया था, पर शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल होने से पहले मीन बिंगू ने चाहेन से कहा था कि प्लीज जिन्बू से बोलना उसके पास जो पावर है उसे थोड़ा संभल के रहे। सडनली चाहेन को ये बात याद आती है और वो बोलती है मीन बिंगू ने मुझे जो बात बताने के लिए बोला था वो मैं बताना भूल गई, मुझे जिन्बू को बताना होगा। ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं जिन्बू को, जो मिरर में अपने आप को देख रहा था। साथ ही सोचता है जब से मेरा रीअवेकनिंग हुआ है मेरी जो हाइट है वो कुछ इंचेस बढ़ गई है और मेरी बॉडी भी एक बेटर शेप में आ गई है, पर मेरा लुक जो है वो तो अब भी एवरेज है। उसके बाद वो जिन्हा के पास जाता है और बोलता है तुम मुझे कितना रेट करोगी। जिन्हा पूछती है किस बारे में। आगे जिन्बू कहता है मेरे अट्रैक्टिवनेस के बारे में। जिन्हा बोलती है तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, मेरी नजर में तो तुम गधे ही रहोगे। फिर उनके बीच थोड़ा बहुत नोकझोंक होता है। आगे जिन्बू जिन्हा से बोलता है मैं एक गिल्ड क्रिएट करने वाला हूँ और इस गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर है, तुम्हें क्या लगता है इस गिल्ड के बारे में। सोलो प्लेयर नाम सुनते ही जिन्हा हंसने लगती है। वो कहती है ये कैसा अजीब नाम है। फिर वो उसे रिकमेंड करती है कि उसको उसका गिल्ड का नाम आहाजिन गिल्ड रखना चाहिए। जिन्बू बोलता है नाम तो ठीक ही लग रहा। आगे जिन्हा बताती है मैंने बस अपने नाम को उल्टा कर दिया है। बाय द वे आह का मतलब आई होता है, जिन का मतलब टू गो फॉरवर्ड होता है। उसके बाद सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं बर्नर को। साथ ही हम देखते हैं सेलनर और माइकल को, जो बर्नर से माफी मांग रहे होते हैं। तुम लोग को अगर याद होगा तो बर्नर वही बंदा है जो जिन्बू को अपने गिल्ड में लेना चाहता है। आगे बर्नर बोलता है मैंने तुम्हें यहाँ माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया है, मुझे बताओ कि हुआ क्या था। माइकल रिप्लाई करता है कि मिस सिल्नर के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जिन्बू एक किंग है। आगे बर्नर बोलता है मिस सिल्नर कहना चाहती है जो जिन्बू है वो एक नेशनल हंटर के बराबर है। आगे सिल्नर रिप्लाई करती है हाँ मुझे ऐसा लगता है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जितने भी अवेकेंड हंटर्स है वो अपने पावर्स को एक अलग जगह से खींचते हैं और उस जगह को कहते हैं दी अदर साइड। देखो तुम लोग इसको ऐसे समझो, जो हंटर्स है और जो अदर पार्टीज है उनके बीच एक कनेक्शन है और सेलनर इस कनेक्शन को सेंस कर सकती है, पर जो दूसरी पार्टी है उसके पास जो पावर है वो लाइट ब्लेंडर जैसी है, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक। और सेलनर इस टाइप के पावर या लोगों को किंग रेफर करती है। आगे सिल्नर बोलती है जिन्बू के केस में मैंने कोई कनेक्शन देखा ही नहीं, जब मैं उसके अंदर गई थी तो मैंने उसके डार्कनेस के आंखों में देखा था, तो उल्टा उसने भी मुझे देखा था। फिर सिल्नर बोलती है जिन्बू खुद एक डार्कनेस है। आगे बर्नन बोलता है तो तुम कहना चाहती हो कि जिन्बू एक एविल बीइंग है। आगे सिल्नर रिप्लाई करती है मुझे नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि वो अच्छी की तरफ है या बुरे की तरफ, मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि जो उसका जो पावर है वो कहीं से बोरो नहीं करता, वो उसका खुद का स्ट्रेंथ है। इसका मतलब ये है कि उसका जो पावर है उसका कोई लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस है। उसके बाद ब्रेनन माइकल को बेसमेंट नंबर 24 चलने को कहता है। फिर वो सिल्नर को थैंक यू बोलता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। आगे बेसमेंट में जाते समय वो लोग बात करने लगते हैं हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा जिन्बू को अपनी तरफ लाने के लिए। जब वो बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं तब ब्रेनन बोलता है क्या तुम्हें याद है दी फर्स्ट एवर एस रैंक गेट जो ओपन हुआ था। माइकल कहता है ऑफ कोर्स। आगे हमें पता चलता है जो फर्स्ट एस रैंक गेट ओपन हुआ था उस गेट में जाके फाइट करने के लिए यूएस वालों ने पूरे वर्ल्ड के जितने स्ट्रॉन्ग हंटर्स है उन्हें अच्छा से अच्छा रिवॉर्ड देके रिक्रूट किया था, बट गेस व्हाट, उनमें से बस 5 हंटर्स ही सरवाइव कर पाए। उसके बाद हर एक को नेशनल लेवल हंटर का टाइटल दिया जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इस टाइटल का बर्थ यहीं पे हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं ड्रैगन को, जिसका नाम है कामिश। इस अकेले ने वर्ल्ड के टॉप 100 रैंकिंग हंटर्स को अकेले मार दिया, वो भी सिंगल हैंडली। आगे हम देखते हैं माइकल और ब्रेनन बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं एक स्टोन जो कामिस के कॉर्प्स से मिला था। उस एस रैंक गेट का जो रेड था उसको हुए 8 साल बीत चुके थे। आगे ब्रेनन बोलता है ये स्टोन इस कोल्ड बेसमेंट में वेट कर रहा अपने राइटफुल ओनर के लिए, पर अभी तक कोई मेज क्लास नेशनल लेवल हंटर आया ही नहीं। ये बात खत्म करते ही हमें दिखाया जाता है कामिस के कॉर्प्स को, जो
कि काफी ह्यूज था। इसका अंदाजा तुम लोग इस पिक्चर से लगा सकते हो। ये सब सिनारियो के बाद हम लोग देखते हैं नाइट गिल्ड के लीडर पाक जोंग सू को। उसका असिस्टेंट वहाँ बोलता है यहाँ पर आसपास में एक टॉप टियर ए रैंक का डंजन ब्रेक हुआ है, बट हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि ए रैंक गेट में जाने के लिए हमारे पास एस रैंक हंटर नहीं है, इसलिए हमें इसका परमिशन नहीं मिला। जो सुनने के बाद पाक जोंग सू बोलने लगता है बहुत सही, ना हमारे पास कोई पावरफुल हंटर है और ना ही परमिशन, क्यों ना हम लोग एक अलायंस फॉर्म करें किसी दूसरे गिल्ड के साथ, इससे हमारे गिल्ड का नाम ऊपर होगा, हम लोग रेड में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एक छोटा सा अमाउंट उस बंदे को या उस गिल्ड को दे देंगे जो हमारे साथ रेड में जाएगा, जिससे हमें परमिशन मिलेगा। आगे हम देखते हैं जंग येरिम को। ये एक ए रैंक हिलर है जो रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए जिनवू को सजेस्ट करती है। आगे हम देखते हैं पाक जोंग सू और उनके असिस्टेंट्स को जो जिनवू को विजिट करते हैं। फिर वो बताते हैं जिनवू को उस डंजन ब्रेक के बारे में, साथ ही ये भी बताते हैं बुसन सिटी का अब तक का सबसे बड़ा गेट जो टॉप टियर ए रैंक गेट है, बट चांसेस है कि ये गेट एस रैंक का हो। बाद में वो जिनवू को उनका स्ट्राइक टीम ज्वाइन करने को कहता है, जिससे उन्हें परमिशन मिल जाएगा। फिर वो लोग जिनवू को रेड में से जो प्रॉफिट होगा उसका 20% ऑफर करते हैं, बट जिनवू बोलता है ना 50-50 करते हैं। फिर वो लोग बार्गेनिंग करने लगते हैं तो जिनवू कहता है रहने दो, मुझे तुम लोगों के साथ कोई रेड नहीं करना, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था तो वो मान जाते हैं, बट वो कहते हैं कि डंजन के बॉस को तुम्हें ही डिफीट करना पड़ेगा। आगे जिनवू बोलता है ठीक है कल मिलते हैं, मैं टाइम से आ जाऊंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे डंजन ब्रेक हुआ था। नाइट गिल्ड के मेंबर्स इंतजार कर रहे थे पर जिनवू वहाँ आने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर हम देखते हैं जिनवू को, वो बोलने लगता है यार बारिश होने वाला है, आई होप जिन्हा ने अपना अम्ब्रेला ले लिया होगा। ये बोलने के साथ साथ जिनवू अपने शैडो के साथ एक्सचेंज कर लेता है और वो वहाँ चला जाता है जहाँ पे रेड होने वाला था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन और हम वहाँ पर देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स को जो जाते हैं क्लासरूम क्लीन करने के लिए, बट तभी हम लोग देखते हैं एक गेट। एक बंदा उस गेट के सामने जाता है और बोलने लगता है इस गेट में तो बस हंटर्स जा सकते हैं, बट ये गेट तो अभी बंद है, प्लस इस गेट को ओपन होने में 7 डेज का टाइम लगेगा। बट सडनली उस गेट में क्रैक आने लगता है और अंदर से एक हाथ आता है। फिर वो बंदा खत्म। आगे देखते ही देखते वहाँ पे जितने भी बंदे थे सारे मारे जाते हैं। आगे हम देखते हैं वो क्रिएचर्स उस गेट से बाहर आने लगते हैं और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो क्रिएचर्स बात कर सकते हैं। आगे हमें पता चलता है कि ये लोग जो है ये पिछले 1 वीक से यहाँ पे छुपे बैठे हुए थे और इनका जो 6th सेंस है वो पहले ही एक्टिवेट हो चुका था। उसके बाद जो क्रिएचर्स है वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वो बोलने लगते हैं हमारे आसपास बहुत सारा शिकार है, तो दूसरा वाला बोलता है मैं ऊपर जाता हूँ, तुम बाकी सबको लेके आओ। दूसरी तरफ जिनवू डंजन के अंदर चला जाता है। ऑन दी अदर साइड जो क्रिएचर है वो सभी को मारने लगते हैं। धीरे धीरे सभी को पता चल जाता है कि स्कूल में मॉन्स्टर्स है। आगे हम देखते हैं एक लड़की को जो हंटर एसोसिएशन में कॉल करके बोलने लगती है हमारे स्कूल में मॉन्स्टर्स है, मैं अपने फ्रेंड के साथ थी बट मेरी फ्रेंड मर चुकी है। वो लड़की बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है। कॉल के दूसरे साइड से उसे शांत रहने के लिए कहा जा रहा था, बट सडनली वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ जाता है। गेस व्हाट, वो उसे मार देता है भाई। आगे मॉन्स्टर्स सभी को बहुत गंदे तरीके से मारने लगते हैं, साथ ही एक एक फ्लोर ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन तभी जहाँ पर जिनवू की बहन थी वो लोग उस रूम में आ जाते हैं। वो मॉन्स्टर बोलने लगते हैं मैं उस लड़की के पास से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स फील कर रहा हूँ। आगे हम देखते हैं जो जिन्हा की फ्रेंड है वो बोलती है मैं भी अवेकेंड हूँ, मैं इनसे लड़ूंगी, पर जो मॉन्स्टर है वो बोलता है ये वो लड़की नहीं है जिससे स्ट्रॉन्ग फोर्स आ रहा है, उसके साइड में जो लड़की है उससे आ रहा है। दैट मीन्स वो जिन्हा की बात कर रहा था। आगे मॉन्स्टर जिन्हा को मारने के लिए अटैक करता है, बट तभी हम लोग देखते हैं जिन्हा के शैडो में से जिनवू का शैडो सोल्जर बाहर आ जाता है। आपको तो पता ही होगा जिनवू ने अपने बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई लेवल के शैडो ऑर्क्स को जिन्हा के शैडो में छिपा के रखा था। आगे जो हाई ऑर्क्स होते हैं वो एक एक करके मॉन्स्टर्स को फाड़ने लगते हैं। ये देखने के बाद सभी शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ऑन दी अदर साइड हमें दिखाया जाता है डंजन का सीन जहाँ जिनवू सबकी मदद कर रहा था उन मॉन्स्टर्स को मारने में, बट सडनली जिनवू को एक अजीब सी फीलिंग आती है और हाँ उसे पता चल जाता है कि जिन्हा मुसीबत में है। वो इमीडिएटली बोलता है मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। आगे जोंगसू बोलता है तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं और मेरे हंटर्स मुसीबत में आ जाएंगे। आगे जिनवू बोलता है ठीक है, मैं अपने बदले में अपने एक सोल्जर को छोड़ के जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं बैरू को। आगे बैरू को बोलता है ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करो, बाकी तुम्हारी मर्जी। आगे जिनवू शैडो एक्सचेंज की एबिलिटी को यूज करके जाने वाला था, पर देखता है उसका कूल डाउन टाइम 1 आवर से भी ज्यादा है। आगे जिनवू अपना स्पीड
स्पीड का यूज करता है और सब कुछ फाड़ते हुए निकलता है। साथ ही वो कैसल को भी बुला लेता है। वो कैसल को ऑर्डर करता है, मुझे जितना जल्दी हो सके जिन्हा के पास ले चलो, क्योंकि उसे जिन्हा की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। उसके बाद हम स्कूल में आ जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं ग्रॉक्टर्स के चीफ को। वो स्कूल में आ चुका है। वो बोलता है मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। अब जो नॉर्मल ग्रॉक्टर्स थे वो बोलने लगते हैं जो हाई ऑर्क्स है वो हम पर अटैक कर रहे हैं और ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये सुनने के बाद ग्रॉक्टर्स का चीफ बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलता है सब लोग मिल के इनको मार दो। आगे सारे के सारे ग्रॉक्टर्स हाई ऑर्क्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो लोग उन पर अटैक पे अटैक करे जाते हैं, पर जो हाई ऑर्क्स होते हैं वो बार बार रीजनरेट हो जाते हैं। ये देखने के बाद ग्रॉक्टर का चीफ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी सिस्टम ग्रॉक्टर्स के चीफ को ऑर्डर करने लगता है कि ह्यूमंस को मार दो। आगे ग्रॉक्टर्स का चीफ बोलने लगता है ये जो हाई ऑर्क्स है ये स्पेल है, तो जिसने इस स्पेल को कास्ट किया है उससे खत्म करना पड़ेगा। आगे ग्रॉक्टर का चीफ बोलता है ये वो लड़की है। फिर वो जिन्हा को पकड़ लेता है और उठा लेता है। जिन्हा दर्द में है। आगे ग्रॉक्टर्स का चीफ बोलता है ये मैजिकल पावर तेरे अंदर से आ रहा है, तू इस पावर को कंट्रोल कर रही है। फिर ग्रॉक्टर का चीफ ठान लेता है कि वो इसे जान से मार देगा। आगे वो बोलता है डाई। ये बोलते ही वो जिन्वू के बहन का सर तोड़ने ही वाला था, बट तभी हम लोग देखते हैं एक ऑरा जो वो फील करता है जिससे वो कांपने लगता है, जिस वजह से जिन्वू की बहन नीचे गिर जाती है। आगे ग्रॉक्टर का चीफ बोलता है मैंने कुछ फील करा, कुछ बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग जो इधर ही आ रहा है। ग्रॉक्टर्स का चीफ डर की वजह से सभी ग्रॉक्टर को रिट्रेट करने को कहता है। आगे हम लोग देखते हैं जिन्वू फाइनली वहाँ पे आ चुका है। जिन्वू आते ही अपने बहन के सर पर हाथ रखता है और बोलता है अब तुम सेफ हो। आगे ग्रॉक्टर्स का चीफ बोलता है मैं रेड ब्लेड का चीफ ग्रॉक्टर हूँ, बट आगे वो कुछ बोल पाता तभी जिन्वू कहता है यू जस्ट शट अप एंड वेट देयर। तू वहाँ पर चुप रहा और मेरे लिए वेट कर। लिटरली जिन्वू के अंदर से जो ऑरा निकल रहा था वो काफी भयानक था। उसे देख के लग रहा था वो सबको पेलने वाला है। आगे जिन्हा जिन्वू को पकड़ लेती है और रोने लगती है। ये देखकर जिन्वू बोलता है सॉरी मैं आने में लेट हो गया, बट अब तुम सेफ हो। इस टाइम जिन्वू बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, और हो भी क्यों ना, बात जब बहन पे आ चुकी है। आगे जिन्वू इग्रिस को ऑर्डर देता है जिन्हा का ध्यान रखने के लिए। फिर अपने शैडो सोल्जर्स को ऑर्डर देता है बाकी स्टूडेंट्स को नीचे ले जाने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं ग्रॉक्टर मूव करता है, बट जिन्वू इमीडिएटली बोलता है मैंने बोला मूव ना करने को, और वहीं पर सब लोग रुक जाते हैं। माहौल में एक सन्नाटा छा जाता है। आगे ग्रॉक्टर का चीफ बोलता है अब मुझे समझ में आ रहा है ये जो ऑर्क्स हैं ये तुम्हारे सोल्जर्स हैं जो कि इमॉर्टल हैं। आखिर तुम हो कौन? तुम हमारे लैंग्वेज को कैसे समझ सकते हो? बट जिन्वू को देखकर लग नहीं रहा था कि वो आंसर देने के मूड में है। आगे ग्रॉक्टर का चीफ बोलता है आई थिंक ये जवाब नहीं देगा, सब लोग इस पे अटैक करो। ये सुनते ही सारे के सारे ग्रॉक्टर्स जिन्वू के ऊपर अटैक करने लगते हैं। आगे जिन्वू एक एक ग्रॉक्टर्स को उठा उठा के पटकता है। फिर वो अपने कमांडर टच स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एक एक ग्रॉक्टर को कुत्ते जैसा मार रहा था। वो बस मार ही नहीं रहा था, वो उनको पेल रहा था। सभी ग्रॉक्टर्स को खत्म करने के बाद ग्रॉक्टर्स के चीफ को पकड़ लेता है जिन्वू और सवाल करता है तुम लोग ह्यूमंस को क्यों मारते हो? चीफ जवाब देता है एक वॉइस जो हमारे माइंड में आता है वो हमको बोलता है कि इंसानों को मार दो। फिर जिन्वू कहता है क्या ये वॉइस मुझे भी मारने को कहता है? बट चीफ कोई जवाब नहीं देता है। वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है। अगेन जिन्वू वही सवाल करता है, बट अगेन चीफ कोई जवाब नहीं देता है। वो कहने लगता है मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। आगे जिन्वू बोलता है मैं समझ गया, तुम्हारे माइंड में जो वॉइस चल रहा वो मुझे ह्यूमन कंसीडर ही नहीं करता है। फिर जिन्वू बोलता है अब ये मैटर नहीं करता है, जा मैंने तुझे माफ किया। बट जिन्वू बोलता है तुझे क्या लगा इतना कुछ करने के बाद तू इजीली यहाँ से चला जाएगा? हाँ, जिन्वू ने उसे माफ कर दिया, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसे जान से छोड़ देगा। भाई उसे वो जान से मार देता है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है, और इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत और टाइम लगा है, तो आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।